अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इस एक्सरसाइज से पहले वाला पोर्शन तकरीबन हमने कर लिया था। ठीक है, तो अभी जो एंड के ऊपर है हमने इस चीज़ को भी मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन आंसर सेशंस में फर्दर डिस्कस हो गया था। तो अभी जो है मैं फोकस अपना जो है डायरेक्टली जो है इस एक एग्जांपल पे लेके आऊँगा जो कि मोर और लेस इससे थोड़ी बहुत रिलेटेड है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कैसे जो है इस तरह के सर्किट्स को हैंडल करना। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऐसा सर्किट अवेलेबल है जहाँ पे एक क्यू रेफरेंस, ठीक है, हमारे पास है, और उसके अलावा जो है आई रेफरेंस करंट एक इधर से फ्लो हो रहा है, और इसकी जो हमारे पास ये ट्रांस डायोड जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है रेफरेंस के लिए, उसके मुकाबले में हमारे पास अगली साइड पे जो मिरर करके जो करंट फ्लो करवाना है वो एक दो सौ ऑन टू एन डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन तमाम का हमें बताया गया है कि दे आर ऑल मैच्ड एंड हैव फाइनाइट बीटा एंड इग्नोरिंग द फैक्ट। ठीक है, इनके बीटा फाइनाइट है तो उसको इंक्लूड करना है, पर ये बिल्कुल एक जैसे मैच्ड है। तो इसमें इसको समझने का जो तरीका है बेहतर है कि इस तरीके से ड्रा कर लिया जाए। ये मैंने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि इस चीज़ में काफ़ी मसला होता है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इस हिस्से को आप ना कंसिडर करें, ये सेकंड ट्रांजिस्टर का जा रहा है, ठीक है, और ये लास्ट ट्रांजिस्टर का। तो आप एक समझेंगे ये कंटिन्यूस वायर जा रही है यहाँ से, ठीक है, जो कि हर ट्रांजिस्टर की बेस के अंदर फीड करती जा रही है। तो ये चीज़ जब क्लियर होगी उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहली चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि हमारे पास तमाम जो ये I1 तमाम जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं इनके जो कलेक्टर करंट है वो हमारे पास इसके बराबर होता है। ठीक है, चलें इस चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अब पहली चीज़ क्या है कि कलेक्टर करंट क्या है, हम इसको लेबल कर देते हैं, ये हमारे पास IC है। तो अगर और यहाँ पे हमारे पास इसके क्रॉस एक अदद VBE जो है वो हमारे पास आ रही है। तो अब क्या है कि ये क्योंकि नोड हर एक की बेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये VBE हर ट्रांजिस्टर की बेस पे अवेलेबल है, और क्योंकि तमाम ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं और एक जैसी वोल्टेज है, तो यही IC आपके पास हर ट्रांजिस्टर में से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये भी IC है, ये भी IC है, सो ऑन लास्ट वाला जो है ये भी आपके पास IC है। तो हमने इसका आधा पार्ट तो ये प्रूव कर दिया कि ये तमाम करंट बराबर होंगे, ये सारे एक दूसरे के क्योंकि मैच ट्रांजिस्टर्स हैं। अब सेकंड पार्ट है इस रिलेशन को प्रूव करना। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ से पहले ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर करंट IC है, तो पहले ट्रांजिस्टर का इस पॉइंट से आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बेस करंट क्या होगा, वो हमारे पास होगा IC ओवर बीटा। इसी तरह जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो भी मैच्ड है, तो उसके केस में भी हमारे पास ये होगा IC ओवर बीटा। ठीक है, तमाम ट्रांजिस्टर्स के केस में जो है ये एक जितना ही करंट हमारे पास आ रहा होगा। फाइन, तो तमाम के अंदर जो है IC ओवर बीटा फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इस पोर्शन में देखें, ये मैं यहाँ पे देखें कि जी ये टोटल करंट कितना सप्लाई कर रहा है। अब हमारे पास Q1 के अंदर IC ओवर बीटा है, Q2 में भी IC ओवर बीटा है, तो मतलब अगर खाली ये दो लगे होते तो हमारे पास 2 IC ओवर बीटा करंट इधर से फ्लो करना था। अगर 3 लगे होते 3 IC ओवर बीटा टोटल, क्योंकि ये तमाम जो बेसिस को करंट आ रहा है वो यहीं से सप्लाई किया जा रहा है। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, तो जो यहाँ से हम करंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा n IC ओवर B। बीटा की जगह जो है ये मैं B इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये करंट है ना ये इसके बराबर हो गया।
और हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये सिंगल ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर ये है, तो ये भी IC ओवर बीटा ही होगा। ये मैंने अब लिखा नहीं था, जगह नहीं है। ठीक है, तो जब ये करंट और ये करंट हम ऐड अप करेंगे तो इस साइड से जो टोटल हमारे पास करंट फ्लो करना है, ये इस करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी IC ओवर IC टाइम्स N, जो कि है ये इन तमाम का, और ये हमारे पास एक आ जाता है 1, इसका MC ओवर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये हमारे पास टोटल करंट इधर से आ रहा है। तो जब हमने आई रेफरेंस निकालना है, यहाँ पे KCL हम इस नोट के ऊपर ना KCL अप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि इस साइड पे IC जा रहा है और इधर IC टाइम्स N प्लस 1 ओवर बीटा जा रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो जो ये वाला करंट है, ये करंट ये हमारे पास आ जाएगा IC प्लस IC टाइम्स N प्लस 1 ओवर बीटा, और ये सारा बराबर होगा आई रेफरेंस के। ठीक है, और याद रखें कि ये सारे करंट आपस में बराबर हैं। IC जो है वो I1 के बराबर है, I2 के बराबर है, IN के बराबर है, सम के नहीं, इंडिविजुअली एक एक के बराबर है। ये आ गया। इसमें से IC अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 प्लस N प्लस 1 ओवर बीटा, और अगर आप जो है ये IC इस साइड पे रखते हैं और ये बाकी टर्म जो कॉमन ली हुई है डिवाइड करते हैं, तो वो आपको बता दें 1 प्लस 1, ये IC 1 प्लस N प्लस 1 ओवर बीटा। तो हमने ये रिलेशन जो है यहाँ पर प्रूव कर लिया, ये पूरा मेथड यूज करने के बाद। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इस लाइन को स्ट्रेट क्यों नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि वहां पे फिर आप लोगों को ये कंफ्यूजन आ जाएगी कि जी क्या पहले की बेस में कितना करंट जा रहा है। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब है कि जी कुछ भी हो सकती है वैल्यू करंट की। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्लियर होगा कि हर एक की बेस में करंट बराबर जा रहा है, लेकिन ये KCL लगते लगते आहिस्ता आहिस्ता एडअप होके एंड पे NIC ओवर बीटा के बराबर हो जाता है। फाइन, ये चीज़ अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ। सेकंड पोर्शन की तरफ जाते हैं हम इस प्रॉब्लम की, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर बीटा की वैल्यू 100 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स के लिए कितनी हम रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स फॉर एन एरर नॉट एक्सीडिंग 10%। ठीक है, कि एरर हमारे पास 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या होता है कि ये जो रिलेशन है इसमें हम लेट से बल्कि ये मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो है लेट से IN मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू IREF डिवाइडेड बाय 1 प्लस N प्लस 1 ओवर बीटा के बराबर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम लेट से ये 1 प्लस ये वाली जो टर्म है इसको अगली साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा IN प्लस IN टाइम्स N प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू आई रेफरेंस। ठीक है, ये आई रेफरेंस रह गया, बाकी टर्म अगली तरफ ले गए। इसको फिर आपने फर्दर अगर लिखना है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। फर्दर अगर आपने इसको लिखना है तो वो आप इसको आई रेफरेंस में से अगर IN को सब्ट्रैक्ट करना है और IN पे डिवाइड करना है तो वो आपके पास ये बन जाता है आई रेफ माइनस, ये हम एरर एवेल्यूएट कर रहे हैं, माइनस IN डिवाइडेड बाय IN। ये हमारे पास आ गया कि जी जो एरर है वो एरर हमारे पास होता है N प्लस 1 डिवाइडेड बाय
बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हमें कहा है कि वो एरर जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो जिसका मतलब बनता है कि n प्लस, एक्सट्रीम केस के अंदर हम लिख लेते हैं बाउंड्री कंडीशन पे कि n प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू द एरर। एरर 10% का मतलब है 0.1। अब 0.1 मतलब 10% एरर है। ये बीटा जो है इसको अगली तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास बीटा जो है 100 के बराबर है। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 0.1 को 100 से करें तो, और इसके अंदर हम अगर n को खाली इवेल्युएट करें तो वो आ गया 9। अच्छा, ये सारा हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हम जो है यहाँ पे एक रिलेशन पे पहुंचे कि अगर हमारे पास बीटा 100 है और हम चाह रहे हैं कि इस आई रेफरेंस और जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो उनके दरमियान में एरर 10% से ज़्यादा ना हो। मतलब कि ये अगर आप 100 मिली एम्पेयर कह रहे हैं तो ये 90 मिली एम्पेयर तक तो हो जाए, लेकिन 90 मिली एम्पेयर से कम ना हो, एज एन एग्जांपल। क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आप ऐड करते रहेंगे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये एरर इंक्रीज होता रहेगा। ऐसे नहीं पॉसिबल कि आप 100 ट्रांजिस्टर्स को इसके साथ कनेक्ट कर लें। हर ट्रांजिस्टर का बेस करंट बेशक बहुत कम है, ठीक है, IC ओवर बीटा के बराबर है, लेकिन जब आप एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इधर कनेक्ट करते जाएंगे तो वो इकट्ठे होकर सारा करंट सिग्निफिकेंट बन जाएगा, और एरर यहाँ से वो करंट क्योंकि मूव कर रहा है तो एरर आपके पास जो है आई रेफरेंस और IC में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप एरर चाहते हैं 10% से ना बढ़े तो आपको ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 9 से ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है, ये आपके पास एक तरह की लिमिटेशन है करंट मिरर या करंट सोर्स सर्किटरी के अंदर जो ट्रेडिशनल है, और ये एक प्रॉब्लम है जिसको मतलब कि हमें रिजॉल्व करना है। अच्छा जी, इसके रिजॉल्व करने के लिए ठीक है, हमारे पास एक जो सर्किट अवेलेबल है वो उसको कहते हैं इम्प्रूव करंट मिरर सिंपली। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी और सर्किट एसोसिएटेड आपने याद रखना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि लेट से एक यहाँ से जो हमारे पास करंट और इधर से करंट आ रहा था, वो तो दोनों केसेस के अंदर या उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। IC ओवर बीटा जो है ये हमेशा रहेगा। जितने मर्जी आपके पास जो है ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, उनका ये करंट जो है IC ओवर बीटा से कम नहीं आप कर सकते। पर जो एक्चुअल एरर आपके पास ओरिजिनेट करता है वो एरर इस नोड पे ओरिजिनेट करता है कि इस नोड पे क्या होता है कि ये आई रेफरेंस IC के बराबर नहीं होता, बल्कि उसमें से ये एरर वाली टर्म जो है ये आपके पास निकलती है। जो करंट इधर को निकलेगा वो आपके पास डायरेक्टली जो है आई रेफरेंस और IC के दरमियान में एरर की टर्म है। ठीक है, तो आप अगर जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का सम डायरेक्टली हम इधर से रिमूव कर रहे होते थे, तो इन दोनों के दरमियान में एरर फॉर एग्जांपल आ जाता था इन दोनों करंट्स का सम, जो कि बनता है 2IC ओवर बीटा। ये जो है ना, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है 2IC ओवर बीटा है, और अगर ये आप ट्रांजिस्टर इस तरह से नहीं लगाते, यहाँ से 2IC ओवर बीटा होगा, उसको अगर स्केल करें तो 2 ओवर बीटा आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो उसके हल के लिए हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ से तो उतना ही करंट फ्लो करेगा, पर हमें क्या ज़रूरी है कि ये सारा का सारा करंट हम यहाँ से लें। अगर हम एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के केस में, और ये मीटर है हमारे पास, ये बेस है, तो हमें पता है कि बेस के एमीटर पे जो करंट है बेस के ऊपर उसके मुकाबले में बीटा प्लस 1 टाइम्स कम करंट होगा। ठीक है, जिसका मतलब है कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास होगा 2IC डिवाइडेड बाय बीटा टाइम्स बीटा प्लस 1। ठीक है, कि बजाय इसके कि ये सारा का सारा करंट हम डायरेक्टली इधर से रिमूव करके एरर बनाए, हमने एक ट्रांजिस्टर एमिटर फॉलोअर एक तरह का लगा दिया, जिसने क्या किया, इस करंट को बीटा प्लस 1 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। तो 2IC ओवर बीटा टाइम्स बीटा प्लस 1, ये आपके पास एक टर्म आ गई।
जिसका मतलब है कि अब आपके पास जो एरर बनता है वो एरर यहाँ पे देखने से ही हमें पता चल रहा है वो आ गया 2 ओवर बीटा टाइम्स बीटा प्लस 1। ठीक है, ये एरर इस तरीके से निकाला कि ये आईसी विद रेफरेंस स्केल इसको कर लिया, डिवाइड कर दिया आईसी पे, तो ये एरर टर्म आ गई कि 2 ओवर ये चीज़ आ गई और ये हमारे पास बराबर होता है इज इक्वल टू 2 ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। और इसमें क्योंकि बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 100 तक होती है, बहुत लार्ज होती है, तो इसको हम कह सकते हैं 2 ओवर अप्रोक्सीमेटली जो है ना इज इक्वल टू 2 ओवर बीटा स्क्वायर। तो मतलब पहले जहां आपके पास जो एरर की टर्म थी, अगर बीटा 100 है तो पहले आपके पास एरर आ रहा था 2 ओवर 100, 2%। अब आपके पास एरर कितना आ रहा है 2 ओवर 10,000, जो कि 0.02% बनता है। ठीक है, तो अगर जैसे ये पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि यहाँ पे 10% एरर के लिए आपको खाली 9 ट्रांजिस्टर्स को लगा सकते थे, क्योंकि एरर आपके पास था n+1 ओवर बीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n+1 ओवर बीटा स्क्वायर, जिसका मतलब है कि आप 9 के इधर 99 99 तक ट्रांजिस्टर्स इसके साथ कनेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपने जो है बेसिकली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, जो कि मल्टी आपके पास जो एरर बेसिकली आ रहा है रेफरेंस करंट में और जो आउटपुट करंट के अंदर है, उसको आपने एरर को रिड्यूस कर दिया। तो यही जैसे मैंने अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व करके अलहदा से बताया था, तो यही पूरा यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है। इसको मैं लिख देता हूँ कि जी ये आईसी पहला स्टेप है। दूसरे पे आपने फिर पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है, फिर हमें पता है आउटपुट पे भी ये होगा कि ये मैश्ड हैं। फिर आपके पास ये दोनों का जो बेस करंट है वो इस तरीके से आ गया है, वो इसके बराबर हो गया। फिर ये इसका मीटर करंट है, बेस करंट जो है मीटर करंट के मुकाबले में β+1 टाइम्स रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ से आपने आई रेफरेंस निकाल लिया, ये रिलेशन। ये पूरा सॉल्व करके उसी तरीके से हमारे पास आगे आ रहा है। अच्छा, फर्दर जो है, जब अगर यहाँ पे आपने एक रजिस्टर की लगाना है और रजिस्टर के साथ वैल्यूएट करना है, ये आपके पास VCC है, तो अब आपको जो एक चीज़ का ख्याल रखना होगा वो हमारे पास ये चीज़ है कि आपके पास अब यहाँ पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज 0.7 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा क्योंकि आपके पास एक ये ट्रांजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे दोबारा 0.7 वोल्ट्स आ गई। तो ये जो X के ऊपर जो वोल्टेज है वो आपके पास हो जाएगी VCC, इस टर्मिनल, इस यहाँ पे रजिस्टर अगर आपने लगाना है उसके क्रॉस, वो हो जाएगी आपके पास VCC माइनस VBE1 माइनस VBE3। तो उस पूरे को डिवाइड करेंगे तो आप रजिस्टर की वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं जिससे आपने करंट करना है। तो डिज़ाइन इसको उसी तरीके से किया जा सकता है। हमने एक जो प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा पूरा मसला जो है हल नहीं होता, कि एक और भी प्रॉब्लम हमारे पास होती है, जिसके लिए, या आप यूँ समझ लें, मैं इस तरीके से बिगिन कर लेता हूँ कि हमारे पास एक और भी सॉल्यूशन है इम्प्रूव करंट मिरर की बजाय, जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को, ये जो हमारे पास ट्रांस डायोड एक स्ट्रक्चर बनना था उसको ब्रेक करके वहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया था अपने Q3 को। उसकी बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था नॉर्मली, ठीक है, और इधर से हमारे पास कुछ इस तरह का अवेलेबल नहीं था और ये डायरेक्ट ऊपर कनेक्टेड था आउटपुट पे, तो हमने क्या किया, इसको उठा के ऑपोजिट साइड पे ले आए। रेफरेंस करंट जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वहाँ पे ट्रांस डायोड लगता था, लेकिन हम ऑपोजिट साइड पे ले आए
और इसके ऊपर अपना हमने तीसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया और वो हमारे पास इधर बेस से कनेक्टेड है और एरर जो है वो ये करंट आपके पास बनेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को विल्सन करंट मिरर कहते हैं, आफ्टर विल्सन जिसने जो है ये इसको यूटिलाइज किया था। अच्छा जी, अब ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे अब मैं ना ज़रा स्टेप्स के साथ आपको जो है इसका बता देता हूँ। लगने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप करें तो कोई इशू नहीं आता। उसी तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। जो दोनों ट्रांजिस्टर्स अगर आपके पास मैच्ड हैं तो इसका जो करंट है कलेक्टर करंट है, और जो यहाँ से इसके ऊपर से नहीं मैं कह रहा, ठीक है, जो Q1 की इस साइड से जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो भी आपके पास IC है। तो दोनों का जो है बेस करंट आपके पास IC ओवर बीटा हो गया। इधर से जो करंट फ्लो करेगा KCL आप लगाएंगे, दोनों का सम आपके पास हो गया 2IC ओवर बीटा। इस पॉइंट पे आप पहुंचते हैं, दोबारा KCL लगाएं, एक करंट IC फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट है 2IC ओवर बीटा, तो IC 1 प्लस 2 ओवर बीटा आपके पास ये करंट आ गया। फाइन। अब ये करंट Q3 का एमिटर करंट है, ठीक है। ये पहले भी आपको मैंने इस तरह से मतलब बताया था, अभी पिछले केस में भी हमने यूं ही किया था। तो अगर ये एमिटर करंट है, बेस करंट हम कैसे निकालेंगे? तो बेस करंट के लिए इसी करंट को बीटा प्लस 1 से डिवाइड कर दें, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। 1 प्लस 2 ओवर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास बेस करंट आ जाता है। तो जब ये बेस करंट आ गया है तो अब हमारे पास जो है दो चीज़ें अभी भी एवेल्यूएट करने वाली हैं। वो एक है कि ये हमने आई रेफरेंस को एवेल्यूएट करना है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, और दूसरा हमारे पास ये आउटपुट इटसेल्फ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना IC इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू आउटपुट करंट। तो इधर हम क्या करेंगे कि जी जब सॉरी यहाँ पे आपके पास आता है ये करंट IC फ्लो कर रहा है, दूसरा करंट IC 1 प्लस 2 ओवर बीटा बाय बीटा प्लस 1 है। तो इन दोनों को सम करेंगे KCL लगा के, तो आपके पास ये आ जाएगा IC 1 प्लस 2 ओवर बीटा बाय बीटा प्लस 1। और जो ये बेस करंट इधर से फ्लो कर रहा था, अगर आप इसको जो है बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, बेस करंट को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कलेक्टर करंट बन जाएगा, तो वो आपके पास आउटपुट करंट है। और जब आपने इनका रिलेशन निकालना है तो आउटपुट करंट की जगह ये रिलेशन प्लेस कर दिया आपने, और जो नीचे आपके पास है रेफरेंस करंट है, उसकी जगह आपने ये रेफरेंस करंट का रिलेशन प्लेस कर दिया। इनमें से बीटा प्लस 1 को आप कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, ये ऊपर एक बीटा की टर्म थी, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बीटा प्लस 2 आ गया। इसके अंदर जो है आप बीटा की टर्म है, बीटा को अगर जो है मल्टीप्लाई आप कर देते हैं दोनों साइड्स पे, इसको एक्सपेंड करके, तो ये बीटा प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो बीटा प्लस 1 की टर्म है, ये सिर्फ इससे डिवाइड हो रही थी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आपने ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, बल्कि पहले इस बीटा प्लस 1 को एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख देंगे, और खाली इस वाले हिस्से के नीचे जो है फिर पहले बीटा प्लस 1 आ रहा था, तो ओवरऑल कैंसिल करने के लिए ये इधर मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी और फिर आपने कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। इसको थोड़ा फिर आगे जो है सिंप्लीफाई किया, ये रिलेशन आ गया बीटा प्लस 2 ओवर बीटा प्लस 2 प्लस 2 ओवर बीटा, बीटा प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर बीटा टाइम्स बीटा प्लस 2, जिसको सिंप्लीफाई आप करके 2 इग्नोर ये नीचे वाला करते हैं, तो 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टेप इसमें आपको करने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आई आउटपुट डायरेक्टली IC के बराबर नहीं है। पर इस सब के बाद जब आप जो है रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे तो वो रिज़ल्ट आपके पास वही आएगा जो कि तकरीबन इस केस में आया था। तो हमने जो है दो तरीके देख लिए कि जी एक तो आपने जो है डायरेक्टली जो ये ट्रांस डायोड की जो ब्रांच थी इसको ब्रेक करके वहाँ पे एक कॉमन कलेक्टर या वोल्टेज फॉलोअर लगा दिया, उससे आपने मसला हल कर दिया।
सेकंड जो आपके पास केस है उसके अंदर आपने क्या किया कि इस ट्रांस डायोड को इधर लगाने की बजाय, रेफरेंस के साथ लगाने की बजाय ऑपोजिट साइड पे कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद ऊपर Q3 उस ब्रांच पे लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में भी तकरीबन वही आपके पास रिलेशन आया। तो ये सारा देखने के बाद तो हमें लगता है कि जी फिर ओके, ये सोल्व करने में मुश्किल है, ये सोल्व करने में पिछला वाला जो इम्प्रूव करंट मिरर है आसान है, तो आप सोचेंगे कि जी यही हमेशा जो है यूज़ कर लेना चाहिए कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रखें कि आप जो ये सर्किटरी और सारा कुछ सीख रहे होते हैं, ये सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्सिटी की बजाय आपका जो डिसीजन है वो होना चाहिए कि कौन सा आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। अपेरेंटली तो हमें कोई दोनों के अंदर फ़र्क नज़र नहीं आया रिजल्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन हमें फ़र्क इसमें तब नज़र आएगा जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो अवेल्यूएट करेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस इस पूरे के अंदर कहाँ से आ गई? ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस तो आप दूसरी जगहों पे अवेल्यूएट कर रहे होते थे जब आपके पास जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गई या मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर्स हो गए, तो वहाँ पे आप अवेल्यूएट करते थे। इधर कहाँ से आपके पास आ गए? पर जो आंसर है वो ये है कि यहाँ पर भी आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस होगी। मसलन अगर ये ओरिजिनल जो है करंट मिरर इधर आप देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ये करंट जो इधर से फ्लो कर रहा होगा या आपकी बाकी सर्किटरी लगी हुई है उसको इस डायरेक्शन में देखने पे क्या रेजिस्टेंस नजर आएगी? अगर तो हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे मैं लिख दूं कि जी आर ओ क्या होगी, तो हमें जो है अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो इधर स्मॉल सिग्नल मॉडल, चलिए यहाँ पे बना हुआ है, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ज़रा आसानी से हो जाएगा काम। तो अगर आप यहाँ पर से देखते हो, ठीक है, स्मॉल सिग्नल में या डीसी में भी तकरीबन ये वैलिड होता है, तो आपको देखने में क्या रेजिस्टेंस नज़र आएगी? आप कहेंगे कि जी कोई भी इधर सोर्स वगैरह या चीज़ें उस तरह की नहीं लगी हैं, तो अगर यहाँ से कोई वोल्टेज करंट नहीं है, इधर कोई वोल्टेज करंट नहीं है, तो बेस करंट ज़ीरो होगा, बेस करंट ज़ीरो है, ये करंट ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो आपके पास आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली आपके पास इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एक आपने इफेक्ट पढ़ा था अर्ली इफेक्ट, जिसके अंदर आपके पास कलेक्टर टू एमिटर एक रेजिस्टेंस आपके पास होती है जिसको हम आर ओ कहते हैं। ठीक है, अर्ली रेजिस्टेंस ये है, ये आपके पास बराबर होती है अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय आईसी डीसी बायसिंग करंट जो कलेक्टर के अक्रॉस है उसके बराबर होती है। तो अगर तो आपके पास ये रेजिस्टेंस है और उस केस में आप दोबारा हम ज़रा अपना नॉर्मल जो है करंट मिरर को देखते हैं, तो उस केस में हमें इधर क्या नज़र आएगा? हमें इधर आर ओ रजिस्टर जो है वो ग्राउंड के साथ नज़र आएगी। तो हमें इस टोटल जो है पूरे करंट सोर्स या करंट मिरर की जो रेजिस्टेंस है वो RO2 नज़र आएगी, जो कि टिपिकली लेट्स से 100 किलो ओहम या 20 किलो ओहम, ये काफ़ी लार्ज होती है वैल्यू। लेकिन जितनी मर्जी ये लार्ज है, ये आपके पास इन्फिनिट नहीं है। और इन्फिनिट ना होने से क्या होता है कि अगर आपने इस साइड के ऊपर जो बाकी सर्किटरी आपने लगाई है, ठीक है, जिसके करंट सोर्स के साथ, तो उसकी अगर रेजिस्टेंस किसी वजह से बढ़ जाए, तो ये जो आपके पास करंट सोर्स की रेजिस्टेंस है ये डिग्रेड करती है करंट को। मसलन ये उसी तरीके से अफेक्ट होता है कि जैसे आपके पास अगर एक सप्लाई लगी हुई है जिसकी आर सिग्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर सिग्नल आपके पास लगी है और ये वी एस आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है कि अगर आप इस केस में लोड रेजिस्टर जो आपके पास है उसकी वैल्यू अगर आप कम करते जाएंगे और आर सिग्नल के मुकाबले में, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो ये वी सप्लाई नहीं होगी बल्कि डिवाइडर लग के कम होती जाएगी। इसी तरीके से करंट सोर्सेज के केस में जो आपके पास रेजिस्टेंस काउंट होती है
वो होती है कि आइडियल करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होती है। इसको मैं आर सिग्नल ही कह देते हैं या चलें आर पी कह देते हैं लेबल करने के लिए। और ये जो करंट है ये हमारे पास बल्कि एस कह देते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब आपने किसी भी टारगेट लोड रेजिस्टर में से करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, तो आपके पास जो है ये सारा का सारा आईएस उसमें से फ्लो नहीं करता होता, बल्कि कुछ हिस्सा जो है इस जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो करता है। वो सोर्स रेजिस्टेंस क्या है? वो वही रेजिस्टेंस है जो आपको यहाँ से देखने में इसके क्रॉस नजर आती है। तो नुकसान क्या होता है कि जब आपके पास जो है ये रजिस्टर की वैल्यू जो है लोड रजिस्टर की वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है, मैं इस एरो से बताता हूँ कि ये बढ़ रही है एज कम्पेयर टू आर एस, तो उस केस में क्या होगा कि लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो करना है वो बहुत कम हो जाएगा और सारा का सारा करंट इसी सप्लाई के लूप में घूमता रहेगा। तो आपको जो है ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए यही वजह है कि आर सिग्नल वोल्टेज के केस में आपके पास बहुत कम होनी चाहिए और ये आर पैरेलल करंट सोर्स के केस में आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो 20 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। जब आप सर्किट को बनाएंगे यूज़ करेंगे तो आपको इसकी वजह से जो है करंट एक्यूरेट नहीं मिलेगा आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है मेजर प्रॉब्लम आ गई इस केस में। अब जो ये इम्प्रूव करंट मिरर है, इधर हम देखेंगे तो इधर भी कोई और ब्रांचिंग, कोई और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इस केस में भी आपको जो करंट सोर्स की आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है, या सोर्स ये करंट सोर्स की रेजिस्टेंस है, वो आपको वही आर ओ टू नज़र आती है। तो मतलब इस इम्प्रूव करंट मिरर ने आपके पास एरर रिड्यूस कर दिया, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ये सोर्स रेजिस्टेंस को रिड्यूस नहीं किया। तो उसके मुकाबले में जो हमारे पास ये वाली सर्किटरी है, इसके अंदर अगर हम एवेल्यूएट करें, ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली थी, अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस एवेल्यूएट करें तो उससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि ये कैसे बिहेव करेगा आपके पास। अच्छा, ये रिलेटिवली ना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये मैं इधर ही आपको कवर कर दूँ और आगे फिर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो वो आप मेरे से क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लें। इसको एवेल्यूएट करने से पहले इसकी रेजिस्टेंस के आपके पास ये पूरे की पूरी जो टोपोलॉजी है इसके क्रॉस क्या रेजिस्टेंस आएगी, ये एसी एनालिसिस के अंदर ये रेजिस्टेंस एवेल्यूएट की जा रही है, जिसमें यहाँ पे जो करंट रेफरेंस करंट था वो ओपन हो गया। तो उस केस में आप जब यहाँ से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये एक ट्रांस डायोड नज़र आ रहा है। तो पहले मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि आपको इस ट्रांस डायोड की रेजिस्टेंस मैं बता दूँ कि क्या होती है। अगर आपके पास एक कोई ट्रांस डायोड लगा हुआ है, ये वाला टर्मिनल उसका ग्राउंड है, तो ट्रांस डायोड के केस में आपके पास ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं और जो एक्चुअल आपने करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, लेट से ये I1 जैसे करंट है, तो वो करंट आपके पास इधर से फ्लो करता है। तो इसको अगर हम देखें अपने स्मॉल सिग्नल मॉडल की फॉर्म में, इस पूरी चीज़ को, ये R01 को ज़रा नेग्लेक्ट करके सिर्फ मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो ये I1 आपके पास बराबर है, इस हिस्से से जो करंट फ्लो करेगा वो है IB, ठीक है, और जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा वो है IC। तो ये जो I1 आपके पास आता है इज इक्वल टू IB प्लस IC। लेकिन IB प्लस IC किस करंट के बराबर है? वो आपके पास बराबर होता है इस करंट के, I एमीटर के, जिसका मतलब है कि ट्रांस डायोड के अंदर जो करंट आपके पास मेन फ्लो करता है वो एमीटर करंट के ही बराबर होता है। तो जब आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, इधर लेट से आपके पास कोई वोल्टेज है V1 आपने इधर प्रोवाइड की है, तो वही वोल्टेज इस पॉइंट पे आ रही है, जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो एमीटर करंट के बराबर है। तो इस पॉइंट से देखने पे जो रेजिस्टेंस आपको ट्रांस डायोड की नजर आएगी वो आपको RE नजर आएगी, ना कि आर पाई या कोई और।
ठीक है, तो ट्रांस डायोड इस तरह के स्ट्रक्चर में जब आप इधर से देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस आपको एमिटर रेजिस्टेंस नजर आएगी। तो ये एक पहली चीज थी जो कि मैंने क्लैरिफाई करनी थी आगे स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या चीज है? दूसरी चीज ये है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। इसको मैं लिख देता हूं ताकि सुपर नोड का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये सुपर नोड क्या बुलाए? सुपर नोड होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत सारी ब्रांचेज और चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो तमाम जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अक्रॉस टोटल आपके पास 3 ब्रांचेज हैं या 4 हैं या 5 हैं। इस केस में हमारे पास 3 हैं। तो आप इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी मामलात होते हैं उनको इग्नोर करते हुए आप जब तक के अंदर कोई सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो इस सारे के सारे को आप एक सिंगल नोड कंसिडर कर सकते हैं और इस सिंगल नोड के ऊपर आप चाहें तो केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह है कि जितना भी अंदर करंट ब्रांचेस में फिरता रहेगा, लेकिन टोटल करंट जो लेट से इधर से अगर आया है और जो टोटल करंट जो सुपर नोड को लीव करेगा वो आपके पास बराबर होना चाहिए, क्योंकि करंट इस ब्रांच या सुपर नोड के अंदर कुछ भी जनरेट या सिंक नहीं हो रहा। कोई अंदर जो है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं लगा हुआ, तो उस केस में आप इस पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगर इस पूरे को एक सिंगल नोड मानते हुए और करंट्स को लेबल करते हुए हम देखें तो हमें पता चलता है ये इस केस में कि जब हमने जो है रेजिस्टेंस एवेल्युएट करनी है, एक टेस्ट वोल्टेज सप्लाई आपने Vx लगाई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा वो इस करंट I2 और I1 जो उस सुपर नोड में से निकल रहा है उन दोनों के बराबर होगा। फर्दर हमारे पास क्या चीज़ है कि क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं, इनके VBE जो हैं वो बराबर हैं, तो इन दोनों के अक्रॉस जो ये करंट I2 और I1 है ये भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों करंट बराबर हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो है I1 लेट से I2 इज इक्वल टू I1, तो इधर I1 प्लेस कर सकते हैं, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू IX, तो जिसका मतलब है कि I2 और I1 जो दोनों बराबर हैं इस करंट के आधी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, सुपर नोड आपने लगाया, आपने देखा टोटल करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है, ये दोनों करंट्स बराबर हैं, तो यही करंट जो है आधा इस तरफ को जा रहा है और आधा इधर जा रहा है IX/2। ये हमारे पास एक जो है सेकेंड पॉइंट हो गया इसमें। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कर लिया था, इसको सॉल्व करते हुए हमने जो है ये चीज़ निकाल ली कि ये IX/2 के बराबर है करंट और ये भी IX/2 के बराबर है। अच्छा जी, अब फर्दर हम आगे क्या करते हैं? अब हमने क्या करना है कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर इस डायरेक्शन से मैं देखना चाहता हूं कि मुझे क्या रेजिस्टेंस नज़र आती है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे जो है आपके पास कोई ये ट्रांस डायोड तो है नहीं, ठीक है, ट्रांस डायोड नहीं है, और आप इस डायरेक्शन से देखेंगे कुछ भी अगर दूसरी साइड से एक्साइटेशन नहीं आ रही तो ये आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी RO2। फिर हम देखते हैं कि जी इस डायरेक्शन से हमें क्या रेजिस्टेंस नज़र आती है। याद रहे मेन मकसद हमारा रेजिस्टेंस निकालना है। तो इधर से हमें क्या नज़र आता है, एक तो हमें ये ब्रांच नज़र आ रही है, इस ब्रांच की क्या रेजिस्टेंस है RO1। एक हमें ये ट्रांस डायोड नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं इधर से करके ये शो कर देता हूँ। जो ट्रांस डायोड है, ट्रांस डायोड की रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी RE1, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ट्रांस डायोड के केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो RE के बराबर होती है। ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, और तीसरा हिस्सा हमारे पास इस तरफ से ग्राउंड की तरफ है जिसमें हमें रेजिस्टेंस नज़र आएगी R/2
2। ठीक है, तो इसी को अगर मैं लिखूं कि हमें टोटल क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है इस डायरेक्शन से देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, तो वो हमें नज़र आ रही है RO1। ठीक है, एक रास्ता जो है आपके पास ये RO1 का है। ठीक है, ये ग्राउंड तक, दूसरा रास्ता ग्राउंड तक जाने का है RE1 के अक्रॉस। और जो तीसरा रास्ता हमारे पास है वो है R/2 के। अच्छा, अब आपको इस चीज़ में पता होना चाहिए कि जब आपके पास ये तीनों हैं, RO1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ या 20-30 किलो ओम के बराबर है। R/π जो है ये उससे कम है, लेकिन ये भी काफ़ी लार्ज वैल्यू होती है, इसकी होती है क्रॉस तकरीबन जो है 2.5 किलो ओम, 4 किलो ओम। जबकि RE1 आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 20, 25, 30, 50 ओम के बराबर होता है। तो इस तरह के केस में यहाँ से देखने पे आपको ऐसे होगा कि ये बाकी रेजिस्टर तो लगे हैं, लेकिन ये जो ट्रांस डायोड है ये एक शॉर्ट सर्किट है आपके पास ग्राउंड की तरफ। तो उस केस में नेट जो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी RE1। ठीक है, तो अब ये पूरे के पूरे इस नेटवर्क को आप यहाँ से भूल जाएं, ये जो यहाँ पे बना हुआ है इस सारे को भूल जाएं, और आप बस ये याद रखें कि इधर से नीचे RE1 रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इधर से नीचे RO2 रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक, मैं जानता हूँ कि रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एक है ये पूरा मेथड इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने का, लेकिन आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये एक अच्छा मतलब ये चीज़ है कि आपकी रिवीजन एक तरह की हो रही है। अच्छा जी, अब हमने फिर क्या करना है, यहाँ पर से नीचे इस ब्रांच के इस हिस्से से अगर हम देखते हैं, ठीक है, इधर से देखने के ऊपर आपको दो रास्ते नजर आते हैं रेजिस्टेंस के। एक ये रास्ता है ग्राउंड तक जाने का जो कि RE1 रेजिस्टेंस है, दूसरा रास्ता आपके पास है इधर से ऊपर जाने का, जिसमें पहले आपके पास इस Q3 की एमिटर रेजिस्टेंस लगी हुई है RE3। ठीक है, और उसके साथ बेस के साथ कनेक्टेड है ये RO2 रेजिस्टर। तो जब आपने जो है उसको बेस से रिफ्लेक्ट करके आप लेके आएंगे एमिटर की साइड पे, तो यहाँ पे जो है ये इधर तीनों ये पैरेलल में थे, इधर ये सीरीज में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है इधर से ऊपर जाने के लिए, ऊपर की साइड पे। तो ये आपके पास आ जाएगा RO2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये वाली रेजिस्टेंस आपके पास आएगी इस पॉइंट से ऊपर देखने पे, और नीचे देखने पे ये रेजिस्टेंस नज़र आएगी। तो जब टोटल इस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये ग्राउंड तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक ये ऊपर वाला रास्ता था जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस बहुत बड़ी वैल्यू की है, दूसरा रास्ता नीचे से जो कि RE1 है, और RE1 में आपके पास एक तरह का शॉर्ट टू ग्राउंड है। तो नेट इस पॉइंट से देखने पे भी आपको जो रेजिस्टेंस नज़र आएगी वो RE1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये पूरा का पूरा जो बाकी सारा सिस्टम है इसको इग्नोर करके आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ से आगे को देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस नज़र आनी है आपको वो RE1 शॉर्ट टू ग्राउंड ट्रांस डायोड की वजह से नज़र आएगी। फाइन। दूसरी जो चीज़ है आपके पास वो ये है कि इधर से जो करंट फ्लो कर रहा था I1 और वो RE1 रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, तो इस नोड के ऊपर अगर आप वोल्टेज देखते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास वोल्टेज V1 इज इक्वल टू I1 RE1। इस नोड पे वोल्टेज I1 RE1 है, और इस नोड से आगे देखने पे रेजिस्टेंस आपके पास जो है RE1 है।
गुड। अच्छा जी, यहाँ तक आप पहुँच गए, आपको जो है इस नोड पे वोल्टेज पता चल गई। तो अब जो लास्ट हमारे पास आगे फेज है इसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम वैल्यूएट करेंगे कि इस तरफ को टोटल करंट कितना जा रहा है। ये करंट के लिए मैं एरो को डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, कि इधर से करंट कितना जा रहा है। अब याद रहे, आमतौर पे एनपीएन की बेस में आप करंट की डायरेक्शन बेस में से इनवर्ड लेते हैं और यहाँ से आपके पास डाउनवर्ड फ्लो कर रहा होता है। पर क्योंकि सुपर नोड के केस में हमने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली थी, ठीक है, तो ये वाला करंट भी आपके पास एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो टोटल अगर आप ये वाला करंट वैल्यूएट करना चाहें कि जी ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे केसीएल इस पॉइंट पे आपको लगाना पड़ेगा। वो केसीएल लगाएंगे तो आपके पास जो ये करंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी आई एक्स प्लस बीटा 3 टाइम्स आई टू। ठीक है, अब इसके अंदर जो आई टू है वो आपके पास आई एक्स बाई टू के बराबर है। तो ये आपके पास बन जाएगा आई एक्स प्लस आई एक्स टाइम्स, ये मेरे ख्याल में ये वाला आपको एक्स वाला आइकन बार बार प्रॉब्लम ना करे, प्लस आई एक्स टाइम्स बीटा 3/2, जो कि आपके पास हो जाएगा आई एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस बीटा 3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है टोटल करंट है जो कि यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो अब ये करंट जो आपके पास था ये इस रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस अब आप जो है ओहम्स लॉ लगा दें। तो ओहम्स लॉ लगाते हैं, इसकी टेल के ऊपर क्या वोल्टेज है, कहाँ लिख, यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी टेल के ऊपर वोल्टेज है वी एक्स जो आपने निकालनी थी। इसके हेड के ऊपर क्या वोल्टेज है वो हमने पहले निकाली थी, I1 RE1 है। ठीक है, लेकिन है कि I1 की वैल्यू भी IX/2 है, तो मैं इसको IX RE1 over 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसमें से जो है टर्म में से माइनस हो रहा है। इन दोनों को जो है आप सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये वाला करंट RO3 से गुजर रहा होगा, तो इसको हम लिख देंगे IX मल्टीप्लाइड बाय RO3 1 प्लस B3/2। ठीक है, ये सारा का सारा आपके पास जो है इधर आपने लगाया था अभी ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की वजह से आपके पास ये चीज़ आ गई। इसमें से आप जो है फर्दर इसको अगली साइड पे लेके आए, तो ये आपके पास बराबर होगा वी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स टाइम्स RO3 1 प्लस B3/2। ठीक है जी, प्लस RE1 over 2। ठीक है, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा RO3 रेजिस्टेंस। अब RO हंड्रेड्स ऑफ किलो ओहम्स है और उसको फर्दर आप बीटा 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, RE1/2। ठीक है, तो ये RE1/2 को तो आराम से आप इधर निगलेक्ट करें, IX को अगली तरफ लेके जाके डिवाइड करें। टेक्स्ट को मैं रेड कर दूं, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी VX over IX is equal to RO3
अच्छा 1 + β3/2 है। β3 अगर 2 के मुकाबले में काफ़ी बड़ी वैल्यू इसकी है तो आप इसको जो है मोर और लेस 1 को इधर इग्नोर कर सकते हैं। तो RO3β3/2। तो नेट आपके पास जो इस पूरे केस के अंदर रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, ये विडलर करंट, विल्सन करंट सोर्स करंट मिरर के केस के अंदर वो आपके पास आती है RO3β3/2। अच्छा, अब इधर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है काफ़ी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हमने अब इसको कर लिया है। तमाम स्टेप्स जो हैं इधर सेव्ड हैं, आप दोबारा उसको कर सकते हैं। तो इधर इम्पोर्टेंट हमारे पास जो चीज़ जो हमने नोट किया वो ये कि RO3 जो कि पहले ही हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स में होती थी, या चले 20 किलो ओम आप लगा लें, इस केस में आप उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 100 है। तो 20K अगर थी लेट से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मेगा ओम डिवाइडेड बाय 2। तो आपने 20 किलो ओम से अपनी आउटपुट रेजिस्टेंस, या जो पैरेलल में आपको करंट सोर्स के रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है विद अ टर्म, उसको इंक्रीज कर दिया है आपने 1 मेगा ओम तक। और 1 मेगा ओम सफिशेंटली लार्ज रेजिस्टेंस है आपके पास कि अगर किसी भी करंट सोर्स के साथ पैरेलल के अंदर आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू लगी होगी तो तकरीबन तमाम केसेस के अंदर ये आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई मेजर आपके पास एरर नहीं आएगा। लेकिन तो और ये एक जो है इस केस में बहुत ही मेजर आपके पास एडवांटेज है, ठीक है, दूसरे केसेस के मुकाबले में। और यही चीज़ जो है ये पूरा सॉल्व करने का मेथड प्रॉपरली जो है यहाँ पे भी एक्सप्लेन्ड है कि किस तरह से करना है। ऑफ कोर्स इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये इसी वीडियो लेक्चर को आप रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि थस द विल्सन करंट मिरर हैज़ एन आउटपुट रेजिस्टेंस हाफ बीटा टाइम्स हायर देन दैट ऑफ Q3 अलोन। कि अगर नॉर्मल करंट मिरर होता तो इतनी नहीं होनी थी आपके पास। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक ऑब्टेन बाय फीडिंग द कलेक्टर करंट। ये पूरा एक फीडबैक इफेक्ट है कि आपने जो ये Q2 का कलेक्टर था इसको फीड कर दिया Q3 के बेस से, और एक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म बना दिया जिसने आपको ये एडिशनल गेन प्रोवाइड किया। और ये डिवाइडेड बाय 2 की टर्म इसलिए है कि आपने जो ये गेन पूरा अचीव किया ये सिर्फ आधे हिस्से के ऊपर आपने लगाया है, जिसके अंदर ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए कि विल्सन करंट मिरर का एडवांटेज क्या है कि इसने एक बहुत ही ओके सॉल्व करने में तो कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना था इसी तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास है। आपने इस ट्रांजिस्टर को उठा के इधर लगा दिया और इधर आपने ट्रांस डायोड लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। और ये लगाने से आपने एक तो इधर से भी एरर मिनिमाइज कर दिया। आई रेफरेंस और आई आउटपुट जो है वो आपके पास अब तकरीबन बराबर होंगे, एरर 2/β² के बराबर हो गया, ठीक है। बीटा टाइम्स एरर रिड्यूस कर दिया, और जो आपके पास रेजिस्टेंस है आउटपुट उसको बीटा टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम इसके जो है ये एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ज़रा नंबर्स के साथ चेक करेंगे कितना फ़र्क पड़ता है, और एंड पे जो है फिर बाद में ये विडलर करंट सोर्स और उसकी एक एग्जांपल देख के जो है हम ये करंट सोर्सेज करंट मिरर्स का सेक्शन जो है अपना ये ख़त्म कर देंगे। तो आप ये थोड़ा लेंथी था जो भी, लेकिन आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप अभी पूछ सकते हैं। तो अच्छी तरीके से जो है आप पूछें क्वेश्चन ताकि कोई चीज़ रह ना जाए जो इसमें आपको समझ नहीं आए।